एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, नवंबर का महीना है, ठीक नवंबर का ही महीना था 2018। सही बात है, 2 नवंबर 2 नवंबर। अवनी टाइग्रिस, याद होगा आपको, आपने तो बहुत पूरा अच्छी हैंडल तरह से किया याद था। है। हम लोगों का राज है यहाँ पे, तो जैसे आदमी की मौत हो गई तो आदमी ठीक और जानवर है वो कल्प्रिट हो गया। बिल्कुल। अगर किसी को ये लगता होगा कि फॉरेस्ट को बचाना नहीं चाहता था तो आप सीधी सी बात देखिए, 1.5 साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों कोशिश करता? सीधा गोली तो शूट कभी कर- भी मार सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसे बचाना था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि वन विभाग ने पूरी कोशिश की कि वो टाइग्रेस को बचाया जाए, क्योंकि उसके साथ 2 बच्चे थे। जी, एक्चुअली हम उनके घर में घुस चुके हैं। हम तो ऑलरेडी उनके घर में जा चुके हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस हमें हमारी जगह जो है वो वापस दे दो। मैं हर एपिसोड में अपने लोगों से कहता हूं कि इस धरती पे सबसे गिरा हुआ प्रजाति अगर कोई है तो इंसान है। बिल्कुल आप सही भी इससे बात एग्री है। करते हैं? टोटली एग्री करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा भी था कि अगर धरती को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। इंसानों को मैंने कहा, स्वर्गवासी इंसान को बना निकाल दो, उनको स्वर्गवासी बना दो। बिल्कुल बिल्कुल बना दो तो अपने आप बन जाएगी। लेपर्ड को या टाइगर को खाना रोज का रोज मिलना भी इतना आसान नहीं रहता। बिल्कुल। वो 10 बार किसी चीज के लिए कोशिश एक बार करेगा कामयाब तो होता है। एक बार मिलेगा। जी, फिर जब उसे पता लगता है कि अरे कुत्ते के पीछे तो एक बार दौड़ो तो इमीडिएटली मिल क्योंकि जाता easy prey है। इजी प्रे है। तो डेन में से पहले शोभा बाहर आ गई। तीनों बच्चे पीछे थे। शोभा बाहर है, उसने देखा कि कहाँ क्या है कैसे है। उसने छोटा सा मुंह से आवाज निकाला। उसके बोलते परिंग, सही में जो आपने आवाज निकाला। नमस्कार, शेर खां के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और ख़ास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं जिनका वाइल्ड लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुनील लिमय साहब, जो कि एक्स PCCF वाइल्ड लाइफ महाराष्ट्र के रह चुके हैं। लिमय साहब, आपने वक्त निकाला हमारे शो में आने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। तो पहली जो मेरी दिमाग में सवाल आता है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ में जैसे आप IFS थे, और भी प्रोफेशन आप चुन सकते थे, IPS, IAS, वाई IFS? नहीं, सबसे बड़ी बात है जैसे कि होता है कि 11वीं और 12वीं के बाद हर बच्चे को लगता है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। और जब मैं 11th मैं 10 जब पास हुआ था वो था 1977। तब तक डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के साइंस सीखा हुआ लड़का और कुछ करेगा किसी को पता भी नहीं रहता था। ऑप्शन बड़े कम रहते थे। तो जैसे पता लगा कि 12वीं के बाद डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट था कि आर्मी में जाना है। कोशिश भी की थी मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू जाने की। जी। अब दुर्भाग्यवश हो नहीं पाया वो मेरा सिलेक्शन। फिर जैसे मैं आया तो मुझे पहले से आदत लग गई थी कॉलेज में कि जंगल जाने की, जंगल में घूमने के लिए। मैं महाराष्ट्र की एक जगह से आता हूँ जिसका नाम है कोल्हापुर। जी, और बहुत फेमस है। वो आता है पूरा वेस्टर्न घाट्स में। जी जी। तो वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी एरिया है, जो राधांगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोयना है, चांदोली है। तो मेरा पूरा कॉलेज का वक्त जो था ये जंगल घूमने में गया था। वाह। तो नॉर्मली हुआ ऐसे कि जब ये हो नहीं पाया था आर्मी में तो सेकंड चॉइस वाज फॉरेस्ट। और ये भी गया कि कारणवश एग्ज़ाम देने के बाद में मेरा भी चयन हो गया था फॉरेस्ट सर्विस में। जी। एक बार मैंने ज़रूर ऐसे कोशिश की थी सिविल सर्विस की, लेकिन एक बार जैसे नौकरी मिल गई थी मुझे तो इतना भी ज़्यादा उत्साह नहीं था कि और किसी सर्विस में चला जाऊँ। अब बहुत बार लगता है कि शायद मैं पुलिस सर्विस में चला जाता तो बात कुछ और थी, लेकिन अब तो ये लगता है कि नहीं, जो जहाँ मैं चुना गया था, जहाँ गया था वही ठीक था। तो आर्मी के बाद सेकंड चॉइस वॉज फॉरेस्ट, लेकिन नौकरी के बाद वो फॉरेस्ट ही फर्स्ट चॉइस बन गई। और मैं कहूँगा कि आपने फॉरेस्ट में जितना अच्छा काम किया, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपका रहा SGNP, संजय गांधी नेशनल पार्क में, जब आप डायरेक्टर हुआ करते थे। सही बात है। तो वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम जो था वो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द लेपर्ड एंड द ह्यूमंस, और एरे फॉरेस्ट आपके बगल में ही था। सही है। तो इस पूरे मुद्दे को अगर हम देखें तो अक्सर वीडियोज़ हमें देखने को मिलते हैं, लेपर्ड घर में घुस गया, उनके पेट को उठा के ले गया, डॉग्स को उठा के ले गया। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले आते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, एग्जैक्ट प्रॉब्लम। सही है, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा कारण भी देखना चाहिए कि आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पहले वन्य जीव हुआ करते थे, अब सब जगह पे हम लोग जा रहे हैं। इंक्रोचमेंट ह्यूमन का, आदमी हर जगह पे जा रहे हैं। अतिक्रमण जो है, इंक्रोचमेंट हर जगह पे हो रहा है, हर चीज़ के लिए हो रहा है, खेती के लिए हो रहा है, घरों के लिए हो रहा है। कहीं बड़े बड़े रोड बांधे जा रहे हैं, रेलवे लाइन आ रही है, फैक्ट्रीज है, और हर जगह पे वो जंगल काट के या जंगल जैसी जमीन है। ये जरूरी नहीं कि कोई हमेशा वो सरकारी जंगल हो करके, बहुत सारी ज़मीन ऐसी है कि जहाँ पेड़ उगते हैं, पौधे हैं, जो जंगल जैसी है, जहाँ वाइल्ड लाइफ रहती है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो एनक्रोचमेंट इज़ द बिगेस्ट इशू।
और उसी वजह से हो रहा है कि ये सब जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, उनका तो प्राकृतिक निवास स्थान जो है वो उनके हक से जा रहा है। बिल्कुल, हम उनके घर में घुस रहे हैं। उनके घर में घुसे हुए हैं, तो वो जब हमारे घर के पास आते तो हमें लग रहा है कि वो हमारे घर में आ रहे हैं। एक्चुअली हम उनके घर में घुस चुके हैं। हम तो ऑलरेडी उनके घर में जा चुके हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बस हमें हमारी जगह जो है वो वापस दे दो। अब आप तो जानते हैं कि जगह कितनी कीमती होती है, तो एक जगह जो हम लोगों ने ले ली वो तो अब देना बड़ा मुश्किल है। मैं सबको यही कहता हूँ कि हमारे वो 2020-21 के दिन याद करो जब ये पूरा पैंडेमिक फैला हुआ था। यस, कोरोना का तो हम सब लोग घर में बैठे थे और आराम से सब जानवर जंगल में घूम रहे थे। अब जो लोग मुंबई को जानते हैं, जहाँ हर जगह का कोई इंसान मिलेगा, मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क इतने आराम से ये सब जानवर घूमते थे, रास्ते पे गेट तक के आते थे, तो लोग भी बड़े देखते थे क्या हो रहा है करके। तो ये तो पक्का ये सब गलती हमारी है। और ये झगड़ा जो है संजय गांधी नेशनल पार्क में तेंदुए का, वो सब हमारी वजह से ही तैयार हुआ, क्रिएट किया गया झगड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसलिए मैं हर एपिसोड में अपने लोगों से कहता हूँ कि इस धरती पे सबसे गिरा हुआ प्रजाति अगर कोई है तो इंसान है। आप भी इससे एग्री करते हैं? टोटली एग्री करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा भी था कि अगर धरती को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। इंसानों को स्वर्गवासी निकाल दो, उनको स्वर्गवासी बना दो। बिल्कुल बिल्कुल बना दो तो अपने बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। अब जैसे कुछ वीडियोस मैंने देखी, कॉलोनी बिल्कुल जंगल के एज पे है, SGNP के, संजय गांधी नेशनल पार्क के, जहाँ पे लोग कूड़ा पूरा डंप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से जो लेपर्ड है वहाँ के, उनको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें चिकन की हड्डियाँ हैं, मटन के भी हैं, ये वो। फिर उसके बाद वो उसको थोड़ी हिम्मत और खुलती है, वो गेट को डाकता है, आपके घर तक आ रहा है। फिर आप चिल्ला रहे, नहीं जी ये तो बहुत खतरनाक है, हम यहाँ कैसे रहेंगे। आप गए क्यों वहाँ रहने के लिए? तो आपने वहाँ पे कैसे डील किया लोगों से या बाकी लोगों से? ये बात है 2011 की, जब मेरा पहली बार वहाँ पे मेरा तबादला हुआ था संजय गांधी नेशनल पार्क में निदेशक करके। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है विद्या आत्रे, जिसने ये तेंदुए के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। उसने ये सब किया था ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में, जिसे कहते हैं जुन्नर और अकोले एरिया जो है नगर का। तो मैं जब वहाँ ज्वाइन होता तो मेरे पास 2 बड़े कठिन सवाल थे। एक था ये जो तेंदुए का जो मुश्किल प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, उसे क्या करना, और दूसरा था कि संजय गांधी नेशनल पार्क पे जितने भी अतिक्रमण हुए लोग जो रहते उनको वहाँ से निकालना था, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय ने वैसे निर्देश भी दिए थे। तो विद्या को कहा कि ये जो लोगों को हटाना है, एनक्रोचमेंट वहाँ से निकालना है, वो तो मेरा काम है, वो तो करूँगा ही मैं। लेकिन ये जो लोगों के मन में जो ये डर पैदा हुआ है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए रहते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं, उसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो विद्या ने और मैंने डिस्कस किया। फिर हमने सोचा कि सरकार की नौकरी सबको अच्छी लगती है, सरकार की पढ़ाई सबको अच्छी लगती है, सरकारी स्कूल में फ्री में जाना अच्छा लगता है, लेकिन सरकार जो कहती है वो लोग भरोसा नहीं करते। क्यों करते हैं ऐसा? तो हमने सोचा कि कोई ओपन एंडेड प्रोजेक्ट कर ले, उसमें सभी बायोलॉजिस्ट को, नेचुरलिस्ट को, लोगों को, मीडिया को, पॉलिटिशियन को, सबको साथ में ले ले और देखे कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये झगड़ा बन रहा है। तो 2011 में मैं ज्वाइन हुआ था, मई महीने में, और अक्टूबर में हमने एक आइडिया तैयार की जिसका नाम दिया कि मुंबईकर्स फॉर संजय गांधी नेशनल पार्क। तो एक कॉइन हमने किया, एक ड्राइव आपने पूरा किया, मुंबईकर्स फॉर SGNP। तो हमको 2 चीजें देखनी थी कि सही में यहाँ कितने लेपर्ड्स हैं पार्क में, दूसरी बात देखनी है कि लेपर्ड के खाने के लिए जो नैसर्गिक चीजें हैं वो है या नहीं, उसके पास में पूरा है या नहीं, प्रेबेस पूरा है या नहीं। और तीसरी ये थी, अगर यहाँ प्रेबेस पूरा है तो वो बाहर जाके क्यों जानवर खा रहा है या आदमियों पे हमला क्यों हो रहा है। तो इसलिए हमने सबकी मदद लेके पहले कैमरा ट्रैप्स लगवाए संजय गांधी नेशनल पार्क में। 104 चौरस किलोमीटर इतनी वो एरिया है पार्क की। वो लगाने के बाद हमें ये दिखाया गया कि यहाँ लेपर्ड की तादाद करीबन 35 थी, मतलब 35 से कम लेपर्ड 104 चौरस स्क्वायर किलोमीटर में नहीं थे। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि एक लेपर्ड के लिए 5 से 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए, तो उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12 या 15 लेपर्ड होने चाहिए। बिल्कुल। फिर वहाँ तो 35 लेपर्ड है, इसका मतलब लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है, तेंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जगह कम है तो इतने लेपर्ड कहाँ से आ गए? क्योंकि जंगल में ऐसा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको अच्छा खाना मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, तभी आप जंगल में रह पाओगे। अब इतनी आपकी संख्या में आपको खाना बहुत अच्छा मिल रहा है। फिर हमने सोचा कि अब दूसरा ये देखते कि इसका जो स्कैट होता है, ड्रॉपिंग होता है लेपर्ड के, उसका DNA एनालिसिस करते, उसमें देखते कि क्या क्या मिल रहा है, लेपर्ड क्या खा रहा है। फिर उसमें पता लगा कि उसका जो 40% स्कैट का जो हिस्सा है, उसमें से जो बाल मिले थे वो बंदर के बाल थे,
वो सुअर के बाल थे, वो सांबर के बाल थे, चीतल के थे, मतलब उनको जंगल में काफ़ी अच्छी तरह से खाना था। और 60% जो बाल थे वो थे कुत्ते के। अब ये कुत्ते आए कहाँ से? अब कुत्ते नेशनल पार्क में तो कुत्ते हैं नहीं, बिल्कुल। तो बाहर जहाँ भी वहाँ भी झुग्गी झोपड़ी है, स्लम्स है, वहाँ पे जो कूड़ा कचरा राड़ा रोड़ा जो डाला जाता है, वहाँ कुत्ते आते हैं, सूअर आते हैं, और इसके पीछे जानवर चले जाते हैं। अब बात ऐसी है, अगर उसका नेचुरल प्रे जो है वो चीतल सांबर बंदर है, तो ये कुत्ते के पीछे क्यों जाते हैं? फिर हमको ये पता लगा कि जैसे लेपर्ड को या टाइगर को खाना रोज का रोज मिलना भी इतना आसान नहीं रहता। बिल्कुल। वो 10 बार किसी चीज के लिए कोशिश एक बार करेगा कामयाब तो होता है। एक बार मिलेगा। जी। फिर जब उसे पता लगता है कि अरे कुत्ते के पीछे तो एक बार दौड़ो तो इमीडिएटली मिल क्योंकि जाता easy prey है। इजी प्रे है, तो ये पता हो गया कि संजय गांधी नेशनल पार्क में तेंदुए की तादाद ज़्यादा है, और उसका कारण ये है कि आजू बाजू उनको जो प्रे बेस है वो बहुत मिलता है, वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखिए गलत क्या हो रहा था, तेंदुए थोड़ा सा हमसे सीख रहे थे, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना। और फिर हमको ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी हो गया कि अगर आपको लेपर्ड की तकलीफ नहीं चाहिए तो अब लेपर्ड के साथ आपको जीना पड़ेगा। इसका मतलब लेपर्ड को घर में लेना नहीं है। हाँ। तो लेपर्ड को जो चीज़ें अच्छी लगती है अब वो आप उसको ले जाने दो। बिल्कुल। और आप मत करो, जैसे घर के पास कूड़ा कचरा मत डालो, घर के पास अगर गंदगी हो तो उसको साफ करो, घर के पास लाइट लगा लो। अब ये लाइट लगाने का काम करेगा कौन? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो हमने वहाँ के काउंसिलर से, नगर से वो लोगों से बात की, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर से बात की, उनको बताया कि आप यहाँ लाइट लगवा दीजिए, मतलब कहीं भी तेंदुआ आ जाए तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल। राड़ा रोड़ा जो है कूड़ा कचरा उसको उठा लीजिए। हमने कहा घर में आपका जो खाना बनता है वो बाहर मत फेंकिए, उसको अच्छे से डस्टबिन में डालिए, उसको कंपोस्ट कीजिए। बिल्कुल। और घर के पास ऐसे कोई भी पौधे मत लगाइए बड़े वाले कि जहाँ लेपर्ड चुप जाएगा। तो ये सारी चीज़ें से धीरे धीरे निकालना शुरू हो गया। ओपन डेफिकेशन वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो शौचालय वहाँ काफ़ी सारे बनवाए। ये करने से क्या होगा, लोगों को पता लग गया कि लेपर्ड को जो चीज़ें चाहिए वो अगर आदमी के पास नहीं मिलेगी तो लेपर्ड आएगा नहीं। बिल्कुल। और उनकी पॉपुलेशन जो है वो उसका अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। ये सिंपल सी बात थी। बिल्कुल। इसको हमने दूसरा नाम दिया लिविंग विद द लेपर्ड्स, मतलब आप लेपर्ड के साथ रह रहे हो, उनसे दूर रह रहे हो। विद्या ने शायद इस पे कुछ लिखा हो। उसने लिखा भी था, और आपको हम बताएं, मुझे अच्छा बड़ा लग रहा है कि हमने ये जो सब किया था वो अभी ऑक्सफोर्ड में जब हमने उसका आर्टिकल भेजा था तो ऑक्सफोर्ड के करिकुलम में भी ये आ गया है कि हाउ टू लिव विद द लेपर्ड। अब सब लोग अभी जानने लगे कि अब लेपर्ड की तादाद बढ़ रही है, इजी प्रे मिल रहा है, तो जैसे उसका इजी प्रे मिलना कम हो जाएगा अपने आप उसके कंट्रोल ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए जंगल में जब लेपर्ड को एक बार 2 या 3 बच्चे होते हैं, 2 साल तक वो माँ के साथ रहते हैं, और बड़े होते होते 50% उसे मॉर्टेलिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर 2-3 बच्चे का जन्म हो गया तो 2-3 बच्चे बड़े हो जाते थे, तो मतलब पॉपुलेशन में कोई कंट्रोल नहीं था। फिर हमने लोगों को साथ में लिया, पॉलिटिशियन को साथ में लिया, सबसे बढ़िया तो हमने पहले पुलिस को साथ में ले लिया। अब आप पूछेंगे इसमें पुलिस का है, जैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है सदानंद दाते, जो काफ़ी सीनियर ऑफिसर है पुलिस का, तो वहाँ था वो जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर। तो मैंने कहा सदानंद तुम्हारी मदद मुझे लगेगी। तो उसने कहा कि हम लोग क्या कर सकते, तेंदुओं के बारे में पुलिस क्या कर सकती है। मैंने कहा जब तेंदुआ कहीं भी मानवीय बस्ती में जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ आ जाएगा तो सबसे दिक्कत होती है कि हम अगर उसको छुड़ाने के लिए जाएं, आदमी को या तेंदुओं को, इतनी बड़ी भीड़ हो जाती है वहाँ के, काम नहीं करता, बस भीड़ को आप कंट्रोल करो। तो हमने उनका भी एक ट्रेनिंग ले लिया। फिर वो उसने कहा तो सभी एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, सभी वहाँ के एसपी वो सब मदद के लिए आ गए। हर पुलिस स्टेशन को हमने इत्तला किया था कि कहीं भी आपको फ़ोन कॉल आ जाता है 100 नंबर पे कि हाँ आजू बाजू तेंदुआ है, आप लोगों को इतना ही बोलिए कि फॉरेस्ट वाले आ जाएंगे, आप वहाँ से दूर हट जाइए। इससे हमें बहुत सहूलियत मिली। मुझे याद है हमने एक स्टोरी की थी जहाँ पे आपने हर झुग्गी वालों को अलर्ट कर रखा था, और वो पुलिस वालों को कॉल करते थे कि लेपर्ड आ गया है, वो आते थे, वहां से हमारे पास मैसेज आ जाता था, हमारी टीम इमीडिएटली पहुंच जाती थी। संजय गांधी नेशनल ने हमने 24 घंटे चलने वाले एक हेल्पलाइन लगा के रखी थी। बिल्कुल, आप कभी भी फोन कीजिए, वहाँ का आदमी काम करेगा। और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो बदलाव किए, हमने लोगों को कहा था कोई भी कंप्लेंट करेगा तो उसको रिएक्ट मत करो, उसको रिस्पॉन्ड करो। मतलब उसको ये मत करो कहाँ से वहाँ लेपर्ड आया। लेपर्ड वो क्या, वो आपको कह रहा है ना, तो आपकी टीम जानी चाहिए, बोलनी चाहिए। तो हमारा भी एटीट्यूड हमने जैसे बदल दिया, रिएक्शन से जैसे हम लोग रिस्पॉन्स पे पहुंचे, तो लोग भी ये मानने लगे कि हाँ फॉरेस्ट वाले जवाब दे रहे हैं, अपने मदद के लिए आ रहे हैं। इससे काफ़ी फर्क पड़ गया। तो ये प्रोजेक्ट मेरा बहुत अच्छा चला। जब हमने 11 में शुरू किया था, 13 को मैंने संजय गांधी छोड़ दिया था। उसके बाद में लोगों ने, NGOs ने, मेरे बाद में जो अधिकारी सब ने उसको मदद की।
और मुझे बताएं बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2011 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट, 2024 13 साल हो गए, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बहुत अच्छे। वो हमारी रेस्क्यू टीम है, रिस्पांस अच्छा है, लोग वहाँ जाते हैं और लोगों ने समझ लिया कि गलती तेंदुए की नहीं है, गलती ह्यूमंस की है। ह्यूमन की। ये एक बात जब समझ लेते हैं लोग तो अपना फ़र्क हो जाता है। नहीं, और उस समय मुझे अच्छे से याद है कि 2011 में जो सिचुएशन थी आज बिल्कुल उलट है। आज बिल्कुल उलट है, सही कोई है। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं, और पे- दिक्कत आती भी है तो लोगों को पता है किससे मिलना है। हाँ, किससे मिलना है। एक सिस्टम आपने बनाया था, बिल्कुल सही उसको बात हमने है। सारा कवर किया था जब हम वाइल्ड लाइफ के एक काम छोटी करते सी मुझे बताने में बड़ी अच्छी लगेगी। जब मैं वहाँ बीच में था 2019 में, एक दिन मुझे मुंबई IIT के डीन साहब का फ़ोन आ गया जी। कि लिमे सर बात ऐसी कि यहाँ रात को तेंदुआ घूमता है और लोगों कैंपस में बच्चों को परेशानी हो रही है। तो मैंने कहा सर क्या आप क्या चाहते क्या है मुझसे? बोले आप तेंदुए को पकड़ लीजिए। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि आपका जो IIT का कैंपस है वो कैसा कैंपस है, ग्रीनरी है वहाँ पे, पेड़ पौधे है वहाँ पे? बोले हाँ है। तो लेपर्ड कब घूमता है वहाँ पे? तो बोले रात को 1:30-2 बजे। तो बोले रात को 1:30 बजे लेपर्ड घूमेंगे या आपके बच्चे घूमेंगे? तो आपको बच्चों को यही बोलना कि रूम में बैठ के पढ़ाई करो, क्यों सिगरेट पीने के लिए बाहर आ जाते हो, क्यों कैंटीन में घूम अच्छा रहे है, हो? वो लेपर्ड एक तरीके से आपके डीन का बिल्कुल। और काम कर मैंने रहा कहा है, आप क्या, जो लेपर्ड घूम रहा है वो आपकी मदद कर रहा है। मदद कर रहा है, और बच्चे डीन बाहर साहब ने निकले। भी मान लिया, बोले आप सही कर रहे हैं, 1:30 बजे तो लेपर्ड घूमेगा, बच्चे क्यों मेरे घूम रहे हैं? और वो प्रॉब्लम अपने खत्म हो गया। मतलब लोगों ने जब जानना शुरू किया कि इस पूरे प्रॉब्लम का ओरिजिन आदमी है, तब अपने आप उसमें फर्क आ गया। एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है, जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, नवंबर का महीना है, ठीक नवंबर का ही महीना था 2018। सही बात है। 2 नवंबर, 2 नवंबर। अवनी टाइग्रिस, याद होगा आपको, आपने तो बहुत पूरा अच्छी हैंडल तरह से किया याद था। है। और वो ऐसा किस्सा है कि जिसको मुझे लगता है कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में लोगों ने रिएक्ट किया था इस मसले पे। तो ये पूरा जो केस हुआ था अवनी वाला, जिसमें 13 लोगों को अवनी ने मैनीटर हो गई थी, वो उन्होंने 13 लोगों को मतलब अपना शिकार बनाया था। 2016 की बात है ये। तो इस पूरे प्रकरण को आपने देखा, आपने हैंडल किया। एंड बहुत बुरा था कि एंड में उसे मारना ही पड़ा हमें, और जिसका दुख लोगों ने रोष जताया, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। तो इस पूरे प्रकरण को आपने कैसे देखा? आपका क्या मानना था कि अवनी को क्या बचा सकते थे, या उनके बच्चों का क्या हुआ? इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस किस्से को जरा आप हमें समझाएं सर। बिल्कुल बताऊंगा। हम उसे तो T1 के नाम से जी। जानते, जो टाइग्रिस थी, वो जो वागिन थी उसको। और एक तो बात बिल्कुल है कि ये जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अब ये गलत हुआ या सही हुआ ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, कि इसे दोनों तरह से देखना पड़ा। हुआ वो बुरा हुआ, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि वन विभाग ने पूरी कोशिश की कि वो टाइग्रिस को बचाया जाए, क्योंकि उसके साथ 2 बच्चे थे। जी। आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे 13 लोगों की जो मौत हो गई थी, उसमें से ये तो DNA टेस्ट से कंफर्म हो गया था कि 5 लोगों की जो मौत है वो T1 के वजह से हुई थी। अब लेकिन होता ऐसे कि जब T1 के नाम से लोग बड़े दुखी हो गए थे कि इसकी वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं, हमने लोगों को भी समझाया था कि वो अपने बच्चे के साथ घूम रही है, जंगल में घूम रही है, आप जंगल में शाम को मत जाना जंगल में। तो लोगों ने भी कुछ बात सुनी नहीं थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेट हो गया, लोग मर गए। अब बात होती है ऐसे कि जब किसी की मौत हो जाती है, आदमी की जब मौत प्रेशर होती बहुत है, होता है, तब ये देखना बड़ा सही है, गलत आप कहिए, बड़ा गलत होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आदमी भी जिम्मेदार है तो हम वो बोल नहीं पाते। अब ये जैसे कि हम लोगों का राज है यहाँ पे, तो जैसे आदमी की मौत हो गई तो आदमी ठीक और जानवर है वो कल्प्रिट हो गया। बिल्कुल, इस धरती पे रहने का पहला अधिकार यहाँ इंसानों को है। तो 2017 से जब ये किस्सा पूरा शुरू हुआ था, तो वहाँ की मेरी जो पांडरवाड़ी DFO थी, उसने बहुत कोशिश की उसकी तरफ से कि उसको और दोनों बच्चों को पकड़ा जाए और वहाँ से उठा के ले जाए। क्योंकि हमारे इसमें होता है ऐसा है कि जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके हिसाब से किसी भी शेड्यूल 1 का जो एनिमल रहता है, जैसे पैंथर है, टाइगर है, एलिफेंट है, उसे मारना या पकड़ना, इसके लिए एक ही आदमी ऑर्डर कर सकता है, उसे बोलते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसे भी ये तब करना चाहिए कि जैसे पता लग जाए कि अभी ये जो जानवर है ये तो डिसीज्ड है, या इसको कुछ वुंड हो गई है, वो ये ठीक नहीं हो सकता, या ये किसी आदमी के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, मतलब इससे कोई आदमी मर सकता है। तो ये पूरा जब हो जाता है तो हम उसे पकड़ने के ऑर्डर दे देते हैं। उसमें एक लिखा होता है कि इट शुड बी कॉट लाइव, और अगर ये नहीं हो सकता है, जिंदा नहीं पकड़ी जाती, तो उसको मारना चाहिए।
अब लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर आप जब जिंदा पकड़ सकते हो तो मारना क्यों लिखते हैं इसमें? तो पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल। जब ट्रैंक्विलाइज करना होता है तो दूरी कम तो होती है। दूरी कम होती है 15, 20 फीट 25 फीट से। जी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जो करनी भी चाहिए हम फॉरेस्ट वालों ने, कि हमारा काम है उनको बचाना। बिल्कुल। लेकिन अब जानवर खूंखार हो जाए या जानवर से डर हो जाए आदमी की जान के लिए, तब उसे दूर से मारना होता है। वो तो आप कितनी भी दूर से मार एक से सकते एक हो। गन से। तो इस वजह से हमें वो ऑर्डर में उससे लिखना पड़ता है। तो लोग कोर्ट में भी चले गए, ये कहे कि सर इन्होंने लिख दिया है उसमें कि इसको जिंदा पड़ने की कोशिश करो नहीं तो मार दो, तो ये मार दो क्यों लिख रहे हैं? तो कोर्ट को भी हमें समझाना लोगों ने पड़ा। कैंडल मार्च हाई किया। कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन हमने कोर्ट को बताया, हमारी ऑर्डर दिखाई, और कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं, फॉरेस्ट ने जो ऑर्डर निकाली वो बिल्कुल सही है, ऑर्डर में कोई गलत नहीं है। अब देखना ये था कि फॉरेस्ट ने जो प्रयास किए थे वो सही थे या गलत थे। तो 1 साल के बाद डीएफओ की कोशिश के बाद भी ऐसा हुआ, वो पकड़ में नहीं आई। क्या था उसका कि वो टाइग्रेस थी, उसके साथ 2 बच्चे थे जो छोटे थे, और जो माँ जब बच्चों को बचाती है तो बड़ी खुकार होकर बचाती है। बिल्कुल। और उसका ये था, इतनी बड़ी एरिया में उसको पकड़ना, देखना बड़ा मुश्किल था। मतलब जब डेंस फॉरेस्ट था, बहुत बड़े पेड़ नहीं थे, लेकिन अंडुलेटिंग लैंड टेरेन था, बहुत अच्छे से हर्ब थे, श्रब थे। तो फिर अब बात आ गई कि पीसीसीए, मेरे जो बॉस थे वो और मैं, हम 3 महीने पाटरगढ़ चले गए और हमने हर तरह की कोशिश की, कैमरा ट्रैप्स लगाए, करीबन 200 लोग, पैराग्लाइडर 200 लोग रोज सवेरे जंगल में। मैं तो 5 बजे उठ के फील्ड में आता था, सवेरे से शाम तक जंगल घूमते थे। जब हमें पता था ये कहीं भी टाइग्रेस जंगल में बच्चों के साथ हो सकती है, मेरे लोगों के जान का खतरा भी था, और पूरा दिन में घूम के आके देखते थे ये है कहाँ कि जहाँ जाके हम उसको ट्रैंक्विलाइज कर ले। अब साथ में जो मेरी ट्रैंक्विलाइजेशन की जो टीम थी उसके साथ में हमेशा में गन से भी इसीलिए रखते थे कि कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि जो लोग उसे ट्रैंक्विलाइज करने जा रहे, अगर उनकी जान पे आ गया तो कोई सवाल ही नहीं था कि उसे मारना ही पड़ता था। लेकिन ये पूरी कोशिश थी कि उसे बचाए। हमने पूरी कोशिश, रोज सवेरे जब मैं जाता था, लोगों से, मेरे 200 लोगों से जब बात करता था, तब उनसे ये कहलवाता था, क्या करना है आपको? जंगल जाना है। क्या देखना है? टाइग्रेस को देखना है। और दिखाई दे तो क्या करना है? ट्रैंक्विलाइज करना है। ये सवेरे उनसे मैं कहलवा के, उनसे मुंह के सुन के फिर मैं फील्ड से निकलता था। मतलब सबसे मुझे यही कहना है कि किसी को ये लगता होगा कि फॉरेस्ट को बचाना नहीं चाहता था, तो आप सीधी सी बात देखिए, 1.5 साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों कोशिश करता? गोली तो कभी भी मार सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसे बचाना था, क्योंकि पूरी गलती उसकी नहीं थी। उसके हाथ से आदमी मरे थे, बिल्कुल सही बात थी, हाथ से नहीं पैर से उसके आदमी मरे थे। तो ये कोशिश करने के बावजूद भी हुआ ऐसे कि वो मिल नहीं पाई थी। तो हमने बहुत बड़ा एक वहाँ पे फेंसिंग किया था, उसको पकड़ने की कोशिश की। अब हमने क्या क्या नहीं किया, आपने जैसे मुझे पूछा, पैराग्लाइडर्स भी लाए थे इसीलिए कि वो पूरे जगह पे जाके छाने और देखे वो टाइग्रेस का एक पूरा फिल्मी सीन था, पूरा फिल्मी माहौल आतंकवादी को ढूंढा जा रहा था। लोग बोल रहे थे, हमारे ऊपर बड़ी सारी टीका की जा रही थी, कह रहे थे कि फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग क्या क्या कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ भाई, कैन कॉरसो करके इटालियन डॉग होती है प्रजाति, जी जी, किसी ने बताया था आप उसको लेके आए तो वो भी टाइगर को पकड़ सकती है। स्निफर डॉग होता है। हाँ, स्निफर डॉग होता है। अब देखिए, कोई कुत्ता टाइगर को पकड़ पाएगा ये मुझे तो कभी लगा नहीं, नहीं, लेकिन हम भी ये चाहते थे, हम भी इतने परेशान थे कि नहीं, इसको जिंदा हर कोशिश करने के लिए। तो हर कोशिश में एक कोशिश थी, और एक हम लोगों ने कोशिश की थी, एक जैसे फेरोमोन होता है जिसे फीमेल से मेल या मेल से फीमेल अट्रैक्ट होता है, उसे किसी ने हमें कहा था, ये ऐसे साउथ अमेरिका में प्रयोग किया था, अब एक फेरोमोन है वो पेड़ पे मार दो, मेल टाइगर का फेरोमोन जैसा उसका होगा तो फीमेल भी अट्रैक्ट। हमने वो भी करके देखा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। मतलब मुझे कहने का मतलब ये है, सारी कोशिशें कि अब हम जो लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो खुद के मन में हंसी आती थी कि क्या क्या पागलपन हमने नहीं किया, लेकिन वो इसीलिए था कि उसे जिंदा पकड़ना, बचाना था। ये सब करने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली 2 नवंबर की रात को वो जैसे अचानक सामने आ गई, तो मेरे लोगों ने इसे कोशिश को ट्रैंक्विलाइज करने का। अब ये होता है कि टाइग्रेस को आप जब डांट मारोगे तो 2 चीज़ें होती है, एक तो डांट लगती है, वो दौड़ पड़ी भाग जाएगी, या उल्टा घूम के वो तुम पे हमला कर देगी। बिल्कुल। अब जो लोग वहाँ थे जिनके ऊपर मैं यकीन करता हूँ, उन्होंने यही कहा था कि हमने डांट जरूर मारा, जैसे डांट लगा वो भागी नहीं, उसने मुड़ के देखा तो हमें लगा कि अभी ये अटैक करेगी, और फिर एक ही शॉट में उसको मार दिया। अब हुआ तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अब जैसे हो गया तो अभी ये था कि ये तो बहुत बुरा होगा, इसके अब 2 बच्चे हैं, उनको भी पकड़ना पड़ेगा, वरना वो बिना माँ के जाएंगे कहाँ, क्योंकि 2 साल तक माँ उनको जो जंगल में सिखाती है उससे ही बच्चा जिंदा रह पाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए भी छोटे बच्चों को माँ के बिना सर्वाइवल बिल्कुल कर नहीं सकते, क्योंकि उनको कोई बताते नहीं किस तरह से हंटिंग करना है। जी।
अनफॉर्चुनेटली उसमें से 2 बच्चों में से जो एक मेल बच्चा था वो हमको बाद में कहीं दिखाई नहीं दिया। हम यही सोच के चलते कि वो वहाँ कहीं से निकल गया हो, जहाँ भी कहीं हो तंदुरुस्त रहा हो, लेकिन उसका पता नहीं लग पाया। तो एक तो उसे मरने का डर। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये T1 मारी गई थी, गाँव वालों ने बहुत ही ये दिखाया कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर दिया, क्योंकि हम इसके बगैर जिंदा रहना चाहते हैं, ये हमें T1 नहीं चाहिए। अब गांव वालों ने वहाँ फटाके फोड़े, उन्होंने दिवाली मनाई, लेकिन एक भी फॉरेस्ट ऑफिसर ने फटाके नहीं फोड़े थे या हमने कोई मीठा नहीं खाया था। ये भी एक कहानी आती है कि जो गांव वाले थे जिन्होंने हंट किया था, हाँ, उनको बाद में आएंगे, उन्होंने उनको चांदी की टाइग्रेस दिया ना, अब दिया। अब जो सब कुछ हुआ वो जिस तरह से भी हुआ, वो अच्छा या बुरा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गांव वाले दिवाली मनाते रहे, क्योंकि गांव वालों के मन में ये डर था, ये और अगर जिंदा रहती तो हमारे और लोग मर जाते थे। मतलब लोगों का यही कहना था कि सब आप टाइग्रेस को जरूर बचा लीजिए, लेकिन हमारे से अगर एक भी आदमी मर जाएगा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो जहाँ रोष होता है, रोष बहुत था उसका। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चा नहीं मिल पाया, लेकिन वो टाइग्रेस जो फीमेल जो बच्चा था, जो टाइग्रेस सब एडल्ट थी, वो मिल गई। अच्छा, हाँ, तो उसको हम लेके गए। फिर हम लोगों ने पेंच टाइगर रिजर्व है हमारा महाराष्ट्र में, वहाँ एक बहुत बड़ा एनक्लोजर बनाया और हमने पूरी कोशिश की उसको हम रीवाइल्ड करें। रीवाइल्ड का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम अपने पास रख के, अपने पास रख के 2 साल तक के हमने वहाँ पे हिरन छोड़े थे, हिरन आते थे कि वो उसे मारे, हंट करे। तो पहले हमने शुरुआत तो की थी बकरी वहाँ छोड़ के जी, तो कुछ दिन के बाद उसने हंट किया। फिर बाद में चीतल वहाँ पे आ गए थे, उसको हंट किया। तो हमने सोचा अब ये बड़ी हो गई है, अब ये शिकार कर पाएगी। अब बहुत बड़ा डिसीजन हमें लेना था, क्या इसको जंगल में छोड़ दे, कि जहाँ जंगल में और भी शेर है, शेरनी है, ये 2 साल की हो चुकी है, ये अभी जानवर मार रही है, अपना प्रे ले रही है। तो वो तो डिसीजन लेना था, बहुत बड़ा डिसीजन था। टेरिटरी के लिए लड़ना भी पड़ेगा, को लड़ना ही पड़ेगा। मतलब एक बार जैसे वो माँ को एनक्लोज को छोड़ के बाहर आ जाएगी तो वो वाइल्ड अपने आप पे रहेगी। बिल्कुल, हमने छोड़ दिया उसे बाहर, फिंगर क्रॉस क्या होता है करके। अनफॉर्चुनेटली उसकी उसी दिन लड़ाई हो गई एक बड़ी शेरनी से, और वो पूरी तरह से बैडली मॉर्ड होके वो वैसी एनक्लोज के पास वापिस आ गई। अब उसमें एक सोचने वाली बात है, अगर हम लोग उसकी केयर नहीं करते थे तो क्या उसे लगता था कि एनक्लोजर के पास फिर वापस जाना है? वो आई वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली शी आल्सो डाइड। तो होता ऐसा है कि T1 की मौत हो गई, जिसको हम बचा नहीं पाए। बचाने की कोशिश करने के बाद में उसके जो फीमेल बच्चा था वो भी चला गया और मेल का पता नहीं लगा। सो इट वॉज अ वेरी वेल फॉट, वेरी वेल नाइसली टेकन केयर ऑफ, बट अनफॉर्चुनेटली जिसे बोलते हैं ना कि एक ट्रेजिडी होती है, कॉमेडी होती है, तो ये ट्रेजिडी वाला किस्सा बन गया। सबको मुझे यही कहना है कि लोग ये बार बार मैं सबको ये कहता हूँ कि फॉरेस्ट वाले का जॉब ये ऐसा होता है कि उसे केयर करनी पड़ती है डम एनिमल से। अब ये डम वर्ड कितना सही मुझे भी पता नहीं, क्योंकि उनकी भी एक लैंग्वेज होगी। लेकिन ये करते से हमें दोनों चीज़ देखनी पड़ती है कि जिस तरह से हम जंगली जानवर को बचाते हैं, उसी तरह हमारा दायित्व तो ये भी है जो लोग वहाँ पे रहते हैं जंगल के आसपास, उनको भी तो रक्षा करना हमारा काम होता है। बिल्कुल। मुझे बहुत बार लोग पूछते थे, सर आप तो वाइल्ड लाइफ के प्रमुख हो, तो बताइए आप किसके लिए काम करते हो? वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हो, लोगों के लिए काम करते हो? तो ये बोलना पड़ता है, मैं काम लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन लोगों के लिए मुझे वाइल्ड लाइफ को बचाना होता है। तो ये था, तो इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी, काफ़ी लंबी कहानी है चली। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि ये जंगल जो है वो उनका है। ये पूरे इंडिया का आप देखिए तो 20 या 21% जंगल है, और 5% एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो हम लोग सैंक्चुरी नेशनल कहते हैं। कम से कम वो तो छोड़ देनी चाहिए उनके उसके लिए। आगे मत बढ़ो, उसके आगे मत जाओ, ना उनके तरफ जाओ, वो आपके पास नहीं आएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, ये वाइल्ड लाइफ को स्पेस देना, उनकी जगह उनको देना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग हम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो T1 जैसा जो किस्सा बन गया था वो कभी बनेगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इंसान या आप जंगलात वाले हमेशा ये सोचते हैं कि हम टाइगर को या जंगल को बचाने के लिए, जंगल को या टाइगर को या किसी भी जानवर को बचाना है, आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको जगह दे दीजिए, वो पनप जाएंगे, अपने आप रहेंगे वो। हाँ, अवनी वाले पे एक और था कि सच में उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा देश, स्पेशली महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह पे लोग रो रहे थे, कैंडल मार्च निकले, मत मारो अवनी। क्योंकि सिंपैथी ये था कि वो अपने बच्चों के साथ है। आपकी कोशिश थी, तो जब आप उसको ट्रैक कर रहे थे तो ठीक है, पेड़ बहुत बड़े नहीं थे, वरना आप ऊंचाई से देख सकते थे। सही बात है। पगमास आपको मिले थे? पगमास मिलते थे।
कुछ जगह पे पगमार मिले थे, हमने पगमार की जगह कैमरा ट्रैप्स लगाए थे, लेकिन ये सही में हमको पता नहीं लग रहा था। इतने कोशिश करने के बावजूद वो इतनी होशियार थी कि 1 या 2 बार ही था वो जो कैमरा ट्रैप में आई थी, कैमरा ट्रैप पे भी नहीं मिल रही थी 2 बार, लेकिन मुझे याद है अच्छे से वो कैमरा ट्रैप में मिली थी जिस एरिया में घूमते थे। मतलब मैं अभी भी तक की ये सोच रहा हूँ कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चों को वहाँ से बचा बचा के इस एरिया में घूम रही थी, कि उसे भी तो पता लगा हो ना कि अपने पीछे लोग पड़े हुए हैं। जानवर जरूर थी वो, लेकिन सब कुछ समझती थी। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ हमारी ये पूरी कोशिश थी कि अगर हम उसे और 2 बच्चों के साथ बचा पाते थे और हमारे ताबे में ले सकते थे, दैट वुड बी ग्रेट विक्ट्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लोगों के लिए भी काम हो गया और हमने उनको बचा भी लिया। एक और इसमें कंट्रोवर्सी जुड़ती है, असगर अली खान साहब जिन्होंने अपनी को गोली मारी थी, वो पूरा किस्सा क्या था? वो इतना हाईलाइट क्यों हुआ? नहीं, वो तो एक था, ये था, 2 चीज़ें उसमें रहती है कि देखिए, जब किसी जानवर को मारना होता है ना, तो जानवर को जब मारा जाता है तो ऐसे नहीं कि आप AK-47 से 50-60 गोलियां उसमें डाल दो, वो मौत तो बड़ी पेनफुल होगी। वो ये कोशिश हो जाती है कि किसी जानवर को ये होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, एंड इट्स अ 1 क्लीन शॉट, कि जिससे बिना डर के, आपको अगर पता होगा जब फांसी भी दे देते हैं तो जिस तरह से बनाते हैं उसको, वो डर ना हो, मौत के समय डर ना हो करके, तो वही कोशिश थी। अब उसके बारे में जैसे शफात खान जो था, उसका बेटा जो असगर था, वो जैसे भी कोई हो, दे वर द एक्सपर्ट शिकारी, तो उनके पास उसका तजुर्बा था, इसलिए उनको बुलाया गया था। नहीं, आपके पास तो ऑफिस सिलेंडर और भी ढेर सारे थे, और भी लोग थे, लेकिन बात ऐसी थी कि एक ऐसा था कि जो बाघिन, जो टाइग्रेस तुमको मिल ही नहीं रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उसको ढूंढना था। अब कुछ लोगों ने कहा ना सर, अब और किसी से भी बुला के मार सकते थे, क्यों उसको बुलाया? तो उसका जो रिकॉर्ड था, उसका जो बैकग्राउंड था, उसके वजह उसको बुलाया गया। अब ये मैं तो नहीं कह सकता कि उसका बुलाने का काम क्यों किया गया, किसने बुलाया, सही था गलत था, लेकिन एक शार्प शूटर तो हमेशा लगता है कि जो हमेशा तुम्हारे साथ जो लोग ट्रैंक्विलाइज करते हैं उनके साथ वो रहेगी, दैट्स अ सेकंड ऑप्शन। इसीलिए उनको बुलाया गया था और इसीलिए ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और हर एक के मन में यही शंका थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है, उनको मारना ही है, इसीलिए उन्होंने शूटर को लाया। अगर मारना नहीं था वो शूटर को लाते ही नहीं। लेकिन इसमें एक बात मैं इतनी बताना चाहता हूं कि ये जब सब हो रहा था तो एक मन में ये भी डर था कि जो लोग उसके पीछे घूम रहे हैं, अगर उनके अगर अटैक हो जाए गलती से भी, तो और एक जान चली जाती थी। और 13 जान जाने के बाद में अब लोगों के मन में या किसी के मन में ये नहीं बिल्कुल था नहीं कि और कोई आदमी की जान जाए, और इसीलिए साथ में शूटर रखना पड़ता था। इसमें अपनी की जो बच्ची थी जिसको आपने वाइल्ड में रिवाइल्ड करने की कोशिश की, तो अक्सर कई ऐसे प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं बांधवगढ़ में जहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट CK पाटिल साहब फ्री डायरेक्टर होते थे, PCCF बने बाद में वो मध्य प्रदेश के। तो हमने भी देखा कि ये बड़ा इजी नहीं होता है कि आपने उसको अपने एंड पे ट्रेंड किया, जैसे बकरे डाले, डॉग्स डाले, बहुत मुश्किल होता है, फिर वाइल्ड में छोड़ देना। आपको नहीं लगा था कि चलो अवनी चली गई है तो उसकी बेटी को एज ए निशानी ही सही जू में या अपने यहाँ कैप्टिव में रख सकते थे? नहीं, ऐसा लगा था क्योंकि इसीलिए कि इसके पहले भी रीवाइल्डिंग की कुछ कोशिशें जो की गई थी वो सक्सेसफुल भी हुई थी। और मैं आपको सही बताऊं कि एक किसी 2 साल के टाइग्रेस को लाइफ लॉन्ग जू में डालना, क्योंकि अगले 12-14 साल अगर वो प्रिजन में रहेगी, उम्र कैद में रहेगी, तो बिल्कुल गलत था। उससे अच्छा हमने ये सोचा कि चलो नेचर में उसको चांस दे के देखते हैं। हो सकता है कि अगर वो नेचर वाला चांस सही रहा तो जो 50% उम्मीद थी हमारी कि वो जिंदा रह पाएगी, वो जिंदा रह पाती। वो जैसे प्रिजन में रहती 12 साल तक के, वो जिंदा तो रहती थी, लेकिन उसका जिंदा रहना कोई जिंदा नहीं होता था। उस पे मैं भी तो यही ऐसे जो डिसीजन होते हैं ना कि जो बहुत बार इमोशनली लिए जाते हैं, बिल्कुल इसमें इमोशन नहीं चलती है। सोच समझ के ये देख के कि उसे हम लोग 12 साल प्रिजन में रखे थे वो ठीक है, या कोशिश रीवाइल्डिंग करके। अब देखिए जिस दिन वो बाहर निकली, अगर बाय चांस उसे वो शेरनी से लड़ाई नहीं होती तो या हो सकता उसे कोई चीतल मारता, उसे वो खाती, बड़ी हो जाती थी, हो सकता है कि T1 की बेटी भी हमें आज पेंच भी दिखाई देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपके नाम पर स्पीसीज एक थी, उस पे आपके नाम पे उनको रखा गया, स्पाइडर की स्पीसीज थी, वो मसला क्या है? वो मसला कुछ नहीं है। वो होता ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में था तो बहुत घूमता था जंगल में,
तो मुझे पता लगा था ये कॉलेज के लड़के जब जंगल में आते हैं, कोई रिसर्च करने के लिए आते हैं, तो उनको सुविधा मिलती नहीं है, जंगल में उनकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं, रहने की व्यवस्था होती नहीं है, दे कांट अफोर्ड रेस्ट हाउसेस। तो जिस दिन से मैं डीएफओ बना था तो हमें सरकारी घर बहुत बड़े बड़े मिलते थे। तो मैंने ये कहा था कि जो भी रिसर्च के लिए लड़के आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हो, गरीब घर के हो, उनको मैं मेरे घर में रुकने के लिए कहता था। वो जंगल में जो उनको सुविधा लेती मैं दे देता था। कभी मेरे गाड़ी में ले जाता था, ऑफिस के लिए इस्तेमाल उनका करता था, वो ऑफिस में बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ऐसे एक लड़का था जो काफ़ी सारा काम कर रहा था गेकोज पे, मतलब जो अपनी चिपकली होती है, तो उस पर जो वो काम कर रहा था, तो उसने बहुत मेहनत के एक काम किया। फिर वो मेरे पास है, सर मुझे एक नई डिस्कवरी हुई है मेरी, इसको मुझे नाम देना है, आपने मुझे मदद की इसलिए मैं आपका नाम देना चाहता हूँ। तो इसलिए उसने नाम दिया नेमैस्पिस लिमई। तो नेमैस्पिस उसका नाम है। ऐसे ही मेरा और एक लड़का था जो संजय गांधी नेशनल पार्क में आते, कांस्टेबल का लड़का था, तो वो मेरे घर में रह के वहाँ वो रिसर्च करता था। तो उसने एक नए स्पाइडर ढूंढ के निकाला, तो उसने कहा सर ये नई स्पीसीज है और आपका नाम देना चाहता, तो उसका नाम हो गया जर्जेगो सुनील लिमई। मतलब इसमें कोई मेरा कष्ट नहीं है, ना मैंने कोई डिस्कवरी की है, मदद की तो उन्होंने, ये मदद की है। तो एक होता है ना कि सर ग्रेटिट्यूड दिखाने की बात है, तो इसलिए वो 2 स्पीसीज का नाम हो गया। और मुझे हर समय ये बताना पड़ता है कि मैंने उसका मैंने डिस्कवरी नहीं की, लोगों ने उसकी डिस्कवरी है, नाम मेरा दिया गया है। एक और बड़ी चीज़ है सर कि जो अक्सर देखने को मिलता है हमें वाइल्ड लाइफ में, कि इस तरह के मामले जब होते हैं अवनी के, या एरे फॉरेस्ट था, या फिर एसजीएनपी नेशनल पार्क था, लेपर्ड वाला फिल्म, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर आप लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, और उस प्रेशर में आकर के भी आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आपको लगता है कि शायद नहीं लेते। पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि लोगों को परेशानी होती है, वो जाते हैं उनके पास। कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ जिसमें आपने उस प्रेशर को झेलते हुए अपने ही तरीके से काम किया हो? मेरे पूरे सर्विस में प्रेशर तो बहुत आए, लेकिन फॉर्चुनेटली कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कि मुझे कभी इसका दर्द हुआ कि कोई ने मैं गलत होकर काम किया। हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये T1 के केस में, T1 के केस में एक ऐसा डिसीजन ले गया था हायर लेवल पे कि ये जो काम जो पांढरकौड़ा में हो रहा है, वहाँ जो DCF काम कर रही है, वो अकेले से वो काम नहीं हो रहा है, इसलिए जो सीनियर आला अधिकारी जो है P से उनको भी वहाँ भेजना चाहिए। तो मैंने कहा भी था कि बड़ा डिसीजन सही नहीं है, जो काम एक जिलाधिकारी जिलाधीश का होता है उसके लिए आप चीफ सेक्रेटरी को भेज रहे तो वो काम होगा नहीं। जिले का जो अधिकारी वो अपनी तरह से कर रहा है, उसे गाइड करना हमारा काम है। बिल्कुल। लेकिन वो किसी ने माना नहीं और हमें जाके वहाँ बैठना पड़ा। होता है ऐसा है कि अगर एक जगह पे आप काम कर रहे हो और आपके सीनियर आके उसी जगह पे बैठ गए तो आपके काम में कोई दिलचस्पी रहती क्योंकि सीनियर को आप अटेंड कर रहे हो। वो एक चीज़ थी, वो मुझे अभी लगती, उसके बाद में भी लगती रही कि अगर वो डिसीजन नहीं होता था कि एक ही जगह पे इतने सीनियर आपसे जाके बिठाना, तो शायद चीज़ बदल सकती थी। कोशिश भी वही की थी, लेकिन हमेशा ऐसा रहा कि मैं फॉर्चुनेटली मेरे सीनियर्स को, पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर को ये बता पाया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कन्विंस होते थे। और मैं एक कुछ जो पॉलिटिशियन है, मैं आज नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत मदद की, वो जो सही में वाइल्ड लाइफ महाराष्ट्र में थे। कि महाराष्ट्र में 2006 में एक बार कोशिश की गई थी, जब वहाँ कर्नाटक से हाथी आए थे, तो एक एलिफेंट गो बैक करके हमने उसको कर्नाटक में वापिस भेजने की कोशिश की थी। लेकिन वही 2021-22 में जब हाथी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे, गढ़चिरौली में, गोंदिया में जो आए थे छत्तीसगढ़ से, तब हमारे सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा था नहीं ले, मैं इनको वापस नहीं भेजेंगे, हमको इनकी यही रहने देंगे, ये कोशिश करें कि हाथी बड़े सुख शांति से रहे, और उसी समय देखें कि लोगों का कोई नुकसान ना हो, जो भी लोगों का नुकसान होगा हम भर के दे देंगे। क्या बात है। अगर इस तरह से लोग अगर सोचने लगेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कहीं भी इंडिया में कोई दिक्कत आएगी। और ये कहीं भी आप जाइए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सभी जगह पे जो वन्य जीव की दिक्कतें आदमी को आ रही है, वो सिर्फ एक ही वजह से कि हमने उनकी जगह हड़प कर ली है। हम उनकी जगह पे चले गए, बस उनको अब जगह वो वापस तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस जगह में वो रहते हैं वहाँ अगर हम लोग नहीं जाएंगे, वहाँ कोई भी अपने प्रोजेक्ट नहीं ले जाएंगे। पैंडेमिक में बताते हैं ना कि आपके फेफड़े जो है वो 100% तंदुरुस्त होने चाहिए। कोई कहता है 10% सर खराब चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसी तरह से जितनी भी प्रोटेक्टेड एरियाज है 100% सेफ रहने चाहिए। कॉरिडोर जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया जो जाते हैं वो सेफ रहना चाहिए। बस अगर लोग हम इतना भी कर पाएंगे तो अपना वन्य जो बहुत सही तरह से रहेगा। आप इतने साल वाइल्ड लाइफ में टाइगर से बहुत क्लोज इनकाउंटर्स आपके रहे होंगे, लेपर्ड से, टाइगर से। कोई एक किस्सा हो जो आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, यूनिक किस्सा हो टाइगर को लेकर या लेपर्ड को, कुछ भी ऐसा जंगल का किस्सा? नहीं, बहुत किस्से हैं ऐसे जंगल से, लेकिन मैं एक यूनिक किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क में हुआ था। संजय गांधी नेशनल पार्क के हमारे पास लायंस भी थे, लायन सफारी, जो कि
ये बब्बर शेर तो महाराष्ट्र में मिलता नहीं है, तो ये आप गिर से ही लाए होंगे? नहीं, काफ़ी सारी सर्कस बंद की गई थी। ओह अच्छा। उसके बाद में कुछ सारे जो तो वहाँ पे लाए थे, और एक वहाँ हुआ था माठा में लायन सफारी बनी थी जी। अब लायन सफारी में था वही लायन, वही देखे लोग भी बड़े परेशान हो जाते। तो एक दिन हमें पता लगा कि ये लायन जो उसमें से लायनेस जो है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। तो बात आ गई कि इनके बच्चे होने देना है नहीं होने देना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जू में तो ये होने दो बच्चे, कुछ नई बात बन जाएगी। अब होता है ऐसे कि ये 90 या 100 दिन के बाद लायनेस को बच्चे हो जाते, वो जेस्टेशन पीरियड होता है और अपने जैसे होता है। तो उनके लिए हमने एक रूम बनाई थी, उसमें जाके वो बैठी रही, और जिस दिन हमें लगा था आजकल बच्चे हो जाएंगे, सवेरे सवेरे 5 बजे मेरे वेटरनरी डॉक्टर का मुझे फ़ोन आ गया कि सर वो जल्दी आ जाइए वहाँ पे, वो शोभा जो है वो डिलीवरी हो गई है। उसका नाम था शोभा था, और उसका जो हस्बैंड था उसका नाम था बादशाह, और शोभा बादशाह के ये थे। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो देखा ने बहुत बढ़िया 2 कब्स वहाँ सकलिंग कर रहे थे। अब जैसे कि बच्चे हो जाए और इमीडिएटली अगर सकल करते हैं तो जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा इनके तरफ ध्यान दे दो, किसी को आने मत दो। और फिर मैं घर चला गया। 1 घंटे बाद फिर डॉक्टर का फ़ोन आ गया, सर जल्दी आ जाइए, एक और है। तो मैं बड़ा डर गया कि इतना जल्दी क्या है। तो जैसे मैं गया तो देखा था एक और था। अब जो एक था उसके ऊपर वो लायनेस जो है वो लेटी हुई थी, लेकिन इतने आराम से उसने संभाला था बच्चे कि वो थोड़ी देर वो बाहर आया, वो भी शकल करने लगा। वाह, 3 बच्चे हो गए। अब हुआ ये धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो मैंने कहा यार ये लोगों ने भी देखना चाहिए कि ये कब्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं। फिर 1-2 महीने के जैसे वो हो गए। नॉर्मली ऐसा होता है, ये सब कैट जो होते हैं वो 2 महीने के बाद उनको सबके सामने लाते हैं। अब 2 महीने तो हो गए, तो हमने सोचा चलो एक बड़ा महोत्सव किया जाए और इनको जो है सफारी में लाया जाए। और जैसे मैंने पेपर में इसका दे दिया कि ऐसे ऐसे तारीख को हम लोग बच्चों को ला रहे सफारी में, बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी। मैं मुंबई के लिए वो नया अट्रैक्शन था, पेपर में न्यूज़, पार्क के बाहर लोग कतार में खड़े, हमारे मंत्री भी आए थे। और मैं आपको बताऊंगा जैसे हमारे साथ होता है, जैसे घर में एक लड़की है एक लड़का है, तो जिस तरह लड़का बिहेव करता है उस तरह से मेल कब बिहेव करता है, जैसे लड़की बिहेव करती है वैसे फीमेल कब बिहेव करती है। तो डेन में ये टाइग्रेस शोभा, उसके 3 बच्चे। अब बात आए थे, बादशाह को तो दूर रखा था क्योंकि वो हमेशा तरह मेल तो कुछ काम करता नहीं है, सब फीमेल और बच्चों ये था। अब ये बच्चों के नाम रखने थे। अब बात ऐसे इनके नाम क्या रखा जाए, तो उतने में मुझे ध्यान में आया कि आपने सुना कि बॉर्न फ्री करके एक पिक्चर आया था, जो जॉर्ज और जॉय एडम्सन का कपल था, फॉरएवर फ्री भी एक आई थी। परफेक्ट। तो उनका जो था वो जो लाइडेंस थी उसका नाम था एल्सा, और ये थी हमारी शोभा। तो एल्सा के जो बेटे थे वो थे जेस्पा और गोपा, और बेटी थी छोटी एल्सा। तो हमने भी इसका नामकरण कर दिया जेस्पा, गोपा और छोटी शोभा। और ऐसे 3 को हमने उस दिन बाहर निकालना चाहा। अब मैं आपको बात बता दूं, जो सबसे बढ़िया मुझे लगी, हम लोग सब ऊपर से देख रहे थे, वो डेन में से पहले शोभा बाहर आ गई, 3 बच्चे पीछे थे। शोभा बाहर है, उसने देखा कि कहाँ क्या है कैसे है, उसने छोटा सा मुंह से आवाज निकाला, उसके बोलते परिंग, सही में जो आपने आवाज निकाला। अब 3 बच्चे थे वहां खड़े, छोटी शोभा आगे थी, पीछे जेस्पा गोपा थे, लेकिन वो दोनों मेल थे, भाई थे दोनों। तो जैसे माँ ने आवाज निकाला तो उसको पीछे रख के पहले 2 भाई आगे आ गए। घर में भी ऐसा होता है, लड़का जो होता है वो आगे जाता है हमेशा। फिर वो माँ के साथ आए, रास्ते पे घूमे, फिर शोभा ने पर किया, फिर छोटी शोभा बाहर। बहुत डिसिप्लिन होते हैं ये, बहुत डिसिप्लिन। और वो छोटी सी डेन से जब इतने बड़े ओपन में आ गए तो दिन भर जो उन्होंने शोर जो मचाया था वो देखने लायक था। शाम को 5 बजे हम इनको सब एनक्लोजर में लेते हैं, 5 बज गए, 6 बज गए, बच्चे खेल रहे थे और बिल्कुल घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। जो छोटे बच्चे करते ना, स्कूल खत्म होने के बाद प्लेग्राउंड से बच्चों को आप घर नहीं ले जा सकते। बस वो मेरे तक आज तक के याद है। जो इंसान है वैसे ये जानवर है, जो अपनी इमोशंस है वही इनके इमोशंस है। तो बड़े बड़े आवाज कर करके हमको इनको फिर एनक्लोजर में डालना पड़ा। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ केज लाइफ जो मैंने देखी थी। बहुत बढ़िया, इट वाज टू गुड, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तड़ोबा की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप तड़ोबा में मैं गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे जो पूरी सड़क है ब्लैक रोड, आपको नहीं लगता वो ज़रूरी नहीं है? ब्लैक रोड ऐसे है, वहाँ 2 चीज़ें हैं। वहाँ जो ब्लैक रोड है वो सिर्फ ताडोबा मोहल्ली के एंट्रेंस से ताडोबा लेक तक के है, वो पुराना रोड है।
और वो टूरिज्म के लिए जो रोड का इस्तेमाल किया जाता है रिस्ट्रिक्शन के साथ में, इसीलिए उसको अभी तोड़ना जरूरी नहीं है। अब आप कहोगे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो फेरबदल रोड बन जाएगा। लेकिन पुरानी रोड बनी है, उसके पहले एसटी चलती थी, इसलिए हमने किया है। उसके ऊपर बहुत सारे जो है रोड ब्लॉक्स भी है और 20 किलोमीटर से ज़्यादा आप वहाँ गाड़ी भगा भी नहीं सकते, इसीलिए वो रखा है। वो छोड़ के और ताडोबा में कहीं भी टार रोड नहीं है। एक बड़ा अच्छा टाइम था 2017-18 में, जब वहाँ पे 4 बच्चों के साथ वो टाइग्रेस थी, दिखती थी। बात माया की कर रही है, माया की या 4 बच्चों के साथ उमरेड करांडला में एक हुआ था, फेरी करके टाइग्रेस नहीं, माया की मैं बात, माया की बात। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा था। लेकिन टाडोबा में मुझे जा करके लगा कि जैसे आपका बाकी जंगल में जाता हूँ, डिसिप्लिन का आपको लगता है वहाँ पे इशू है थोड़ा सा है, इसीलिए कोशिश तो बड़ी कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन की डिसिप्लिन रहे। होता है ऐसे कि आज भारत में अगर किसी को आप पूछोगे कि टाइगर देखना है तो कहाँ 100% टाइगर दिखाई देगा, तो नाम आता है ताडोबा का। बिल्कुल। और वो क्या हो गया कि वो थोड़ा सा हो गया है टाइगर सेंट्रिक, मतलब शेर को देखने के लिए, जैसे गिर नेशनल पार्क हो गया, लायन को देखने वैसे ही हो गया। तो उस चक्कर में ऐसा होता है कि लोग जो सभी आते हैं वो सिर्फ टाइगर को देखने के लिए आते हैं, और इसीलिए टाइगर दिखाई दिया तो लोगों की भीड़ वहां से जमा हो जाती है, पैसा वसूल। जबकि हम लोगों ने वहां किसी को मोबाइल ले जाने पे भी पाबंदी लगा के रखी है, कि इसीलिए कि मोबाइल के फोटो खींच के, नेटवर्क आजकल है, स्टेटस अपडेट हो जाता है, पोचर्स को पता चल जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि 2 गाड़ियों के बीच में कम से कम 20 मीटर का डिस्टेंस रहे। एक कोई टाइगर के पास साइटिंग हो रहा है तो वो गाड़ी 2 मिनट से ज्यादा ना रुके। लेकिन हो जाता है, क्या होता है जब जंगल में लोग शेर देखते हैं ना तो सब भूल जाते हैं, एकदम मेस्मराइजिंग सीन, और इसलिए वहां पे दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये आपके बात बिल्कुल सही है कि ताडोबा में टूरिज्म में और डिसिप्लिन लाना काफी जरूरी है, और वैसे कोशिश चल रही है। आपने जिक्र किया कि लोग आते हैं और टाइगर ही देखना चाहते हैं। आपने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश, चलाने की कोशिश करी अवेयरनेस का, या फिर टूरिज्म को और अट्रैक्ट करने का, कि लोग टाइगर के अलावा भी बाकी चीज़ देखें, जंगल से प्यार करें? बिल्कुल सही है, वो ऐसे कोशिश चल रही है हमारी, और हम हर जगह पे यही देख रहे हैं कि हर जगह पे एक निसर्ग परिचय केंद्र बना हुआ हो। लोग जैसे टिकट लेके आएंगे वैसे वो निसर्ग परिचय, जिसे नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर कहते हैं, वहाँ वो चले जाएं, वहाँ वो देखें कि इस पार्क में है क्या, क्यों ये पार्क बनाया हुआ है, और वो देख के वो बाहर निकल के वो सफारी के लिए चले जाए। हमारी कोशिश है ये सभी। आपने नेचर ट्रेल काफ़ी सारे किए हैं, और गाइड को हम लोग सब ये बताते हैं कि लोगों को जैसे सफारी में बैठे वैसे बता दो कि आप यहाँ जंगल देखने के लिए आए हो, टाइगर आपको बोनस के तौर पे मिलेगा। तब वो लोग बात सुनते हैं। अब धीरे धीरे उसमें फ़र्क हो रहा है, लेकिन ये बात अभी तक की भी सही है कि जब वो टाइगर देख लेते तो उनको जो जो पढ़ाया गया वो सब भूल जाते हैं। अब शाम को लोग जब जिप्सी से आते हैं तो उनके चेहरे से पता लगता है, जो हंस रहा है उसने टाइगर देखा है, जो रो रहा है उसने नहीं देखा। तो कभी कभी मैं पूछता हूँ भाई साहब कैसी रही सफारी, बोला सर कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर मैं पूछता हूँ अरे पेड़ देखे, बोले देखे, पंछी देखे, गौर देखा, वाइल्ड डॉग देखे, सांबर देखे, फिर क्या हुआ, दिक्कत क्या है, टाइगर नहीं दिखाई दिया। तो ये चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बदलाव आ जाएगा, जैसे लोगों को पता लग जाएगा कि टाइगर एक तो ये एपेक्स स्पीशीज है, उसकी वजह से जंगल बचा हुआ है, तो काफ़ी फर्क हो जाएगा। इसमें एक बड़ा नाम अगर हम बात करें, जैसे बड़े बड़े नाम के, मतलब टाइगर की, कि बांधवगढ़ में टाइगर के नाम होते हैं, अवनी भी आपने नाम दिया, क्या आपके यहाँ भी जैसे T1 टाइगर 1, तो नाम देने की प्रथा को आपने रोकने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो करते हैं, नाम तो वैसे भी कोई फॉरेस्ट ऑफिसर देता नहीं है, ये तो टूरिस्ट देते हैं, गाइड देते हैं। सोशल मीडिया आजकल इतनी स्ट्रांग है, आपको पता है, नाम से उनसे ज़्यादा प्यार भी हो जाता है, लेकिन हम कभी देते नहीं। हम तो T1 T2 इस नाम से वो चलते रहते हैं। जैसे माया का नाम आपने सुना होगा, उस्ताद का नाम सुना होगा, बताते हैं। लेकिन हो जाता है कि कभी कभी देख के, अब जैसे कि कोई बड़ा टाइगर है, बाल काफ़ी सारे, उसका नाम दड़ियल हो जाता है, और लोग उसे बड़े प्यार करने लगते हैं, वो बात होती है। तो इसीलिए लोगों ने रखा हुआ ये नाम है। डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कोशिश रहती है। अगर हमारे गाइड भी यही बताते कि सर ये सामने से आ रही है T12 है, तो लोग बोलते अरे नहीं ये तो माया है, फिर बताना पड़ता है ये T12 का मतलब वही है। आप बिल्कुल सही है। अवनी भी जो नाम दो दिया गया था वो भी लोगों ने ही दिया था, सोशल मीडिया से नाम आया था। हमारे हिसाब से तो अभी भी रिकॉर्ड में वो T1 ही है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में T1। और लोगों को लोग पूछते हैं कि नाम क्यों नहीं देना चाहिए, तो हम यही कहते हैं कि किसी एक माया, किसी एक अवनी, किसी एक उस्ताद के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम स्पेसिस के लिए काम करते, इसलिए उसको नाम नहीं दिया जाता। हम जो कहते हैं कि हम लोगों का भला करना चाहिए, तब ये नहीं कहते कि सुनील का भला करना है, लोगों का भला करना है, इसीलिए हम लोग नाम नहीं देते। अक्सर यही होता है कि जंगल में कोई गया तो आप बोलो वहाँ एक टाइगर दिखा, हाँ, तो आप बोलो
माया बैठी है या तारा बैठी तो है, आपको कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं लोग, बड़े खुश इमोशनल हो जाते हैं। फिर इमोशनल होते हैं, हाँ 3 साल पहले हमने तारा को देखा था, अब उसके बच्चे हैं। हाँ। अब देखिए सोशल मीडिया पे तो लोग वही चल रहा है, तारा के 3 बच्चे हैं, रोज सवेरे छोटी तारा रोज घूमने के लिए निकलते हैं, माँ आगे 3 बच्चे पीछे। तो स्टोरी यही आती है, 4 साल पहले तारा अपनी माँ के साथ निकलती थी, अब अपने बच्चों के साथ निकल रही है। ऐसे ही किस्सा बांधवगढ़ का था कि एक लेडी थी, फिरंगी थी और दूसरे देश से आई हुई थी। बीटू अपने आखिरी वक्त में थे, तो उनको डॉट वगैरह देते थे जंगलात वाले। पाठक साहब वहाँ के डिप्टी फील्ड डायरेक्टर होते थे। तो वो बाहर उन्होंने देखा कि बीटू लंगड़ के चल रहा है, और गेट पे आके वो रोना पीटना मचा दिया उन्होंने कि बीटू को बचा लो, प्लीज़ सेव बीटू, प्लीज़ सेव बीटू, सेव बीटू, जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगी। तो फिर पाटिल साहब ने देखा कि देखो ये प्रॉब्लम होती है, सही होता है। हमारे लिए एक टाइगर नहीं, जंगल के सारे टाइगर बराबर हैं। दूसरा, ये इसका लाइफ स्पैन था जो ख़त्म हो गया, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं क्योंकि उसके जख्मी हो गए थे पैर वगैरह, तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हम जंगल के उसूल के खिलाफ नहीं जा सकते। आपके सामने कभी कोई चैलेंज बड़ा आया हो लाइफ में जिसको आप हमें हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक्सेप्ट अब नहीं, मतलब वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था। सही है। नहीं, सबसे मैं यही कहूँगा, ये लोगों को आजकल के टूरिज्म जो बताना पड़ता है, आपने जैसे वो बीटू का किस्सा बताया, तो हम यहाँ भी ऐसे हो गया था। एक माया का बेटा था, उसको भी इसी तरह से हुआ था कि जैसे एक पॉर्क्यूपाइन जो होती है ना, उसके क्वील्स काफी लगे थे। सही, हाँ। उसके सारे क्वील्स लगे, तो सोशल मीडिया हो हल्ला हो गया था, अरे जाओ फॉरेस्ट वाले बचाओ इसको, उसके बड़े क्वील्स लगे हुए हैं। तो हमने भी डायरेक्टर से बात की, हमने कहा उसके ध्यान रखते हैं, वेटरनरी डॉक्टर को रखते हैं, अब देखते कि वो क्या कर रहा है बच्चा। लेकिन 7 दिन के बाद जब हम रोज बच्चे को मॉनिटर करते, उसने एक 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 करके खुद ही निकाल लिया, 15-20 क्वील पूरे निकाल दिए थे। बीच में ऐसे एक माया के कब को भी ऐसे हुआ था, उसके गौर के साथ होगी, कब बड़ा हो रहा था, उसे पता नहीं लग रहा था, उसने गौर पे हमला किया। गौर पे कर दिया, गौर पे कर, उसे पता नहीं था कि अपनी ताकत कितनी है, गौर की कितनी है। उसने देखा था माँ भी अपने गौर को मारती है जी, लेकिन उसने गौर ने उसको मार दिया था। तो लोगों का कहना था आप इसको बचा लो। तो हमने लोगों को यही कहा था कि ऐसा नहीं किया, जंगल का नेचर है, और नेचर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिट रहने की कोशिश होती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है लोगों के। आपने अगर मुझे पूछा कि जैसे मैंने लाइफ में देखा, तो मैं सबको यही कहूँगा कि जंगल जो बचा हुआ है उसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क जो है, उसके पूरे 104 स्क्वायर किलोमीटर के पार्क में तीनों साइड से लोगों ने एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। 1997 में मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था इनको पूरे लोगों को बाहर निकाल दो, लेकिन इतना वो आसान नहीं होता। 1.5-2 लाख लोग। तो मैंने देखा कि जब मैं ये अतिक्रम निर्मूलन कर रहा था, जब इनको मैं झोपड़े तोड़ता था, वो देखना भी बड़ा बुरी बात होती है कि लोग आते हैं, कहीं रहने की जगह नहीं है, और सरकारी जगह ही होती है जहाँ वो रहते हैं, फिर उनके घर तोड़ना, उनको वहाँ से निकालना, ये भी बड़ा दुर्भाग्यशाली काम होता है जो हम लोगों को करना पड़ता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि भैया 80% जमीन आज हम लोगों के पास है, 20% है वो फॉरेस्ट के लिए छोड़ दो, 5% जो प्रोटेक्टेड एरिया है छोड़ दो, बस वो अपने आप सुखी रहेंगे। आप उनके जंगल में मत जाओ, और गए तो उनको तकलीफ मत दो, वो आपको आके कभी तकलीफ नहीं। इतना तो मैं कह सकता हूँ। हम एक तो उसको कहते तो है वो डम एनिमल है, लेकिन वो एनिमल डम नहीं है, बहुत अच्छे से समझता है। और आज तक के जितने हमले के केसेस हुए तेंदुआ या टाइगर के, 1% ऐसा हुआ कि जो अपने आप आया हो। 99% हमारी बुलाया है, बस हमने बुलाया, उसके एरिया में हम गए। जैसे शाम के टाइम आप मवेशी लेके जंगल में जाओगे तो आप क्या करोगे, टाइगर भी क्या करेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोऑपरेशन किया, तो शायद हम लोग ये जो इतना कन्फ्रंटेशन हो रहा है वो कम तो जरूर कर पाएंगे, उसमें तो कोई सवाल नहीं। एसजीएमपी पे आपने बहुत बढ़िया काम किया आज, और वो अभी दिखा भी दे रहा है कि वो सब लोग समझ भी पा रहे हैं, और उसे हो जाएगा तो लिव विद द टाइगर। या जो हाथी हमारे महाराष्ट्र में आए हैं उनके लिए जो काम महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये हम लोग दिखा सकते हैं। उनसे दूर रहो बस, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक हाथी आ रहा है, हाथी आ गए, वहां रहने लगे हैं, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कितना छुप छुपा करके वो पहुंचे होंगे, कहाँ से कहाँ पहुंचे। आपको पता होगा, आपने कभी स्टोरी सुनी होगी, तो आजकल टाइगर 100, 200, 250 किलोमीटर पैदल चल के जाते। अभी एक टाइगर महाराष्ट्र में नगर से मुंबई तक के आया था, रेलवे स्टेशन, रोड्स, हाईवे, टनल्स, ह्यूमन हमने सब क्रॉस करके, किसी को पता नहीं लगा। और बेचारा मरा कैसे, तो एक ट्रक ने उसको उड़ा दिया। तो उसे भी पता लगा कि आदमी के पास जाओ तो आखिर मौत ही मिलनी है। इन जानवरों को कोई कसूर नहीं होता, कोई कसूर नहीं उनका। एक सवाल और था कि एसजीएनपी में आपने नाइट सफारी भी शुरू की थी,
वो अभी भी शुरू है वहाँ नहीं नहीं, नाइट सफारी एशियन में चलती नहीं है, नेशनल पार्क है वो। वहाँ के शाम के टाइम हम कोई अलाउड नहीं करके, सनसेट टू सनराइज एवरीथिंग क्लोज। लेकिन वहाँ हमने ट्रेल शुरू किए थे, वॉकिंग ट्रेल। बारिश में जैसे होते वॉकिंग ट्रेल है, कांडी तक के आप जा सकते हैं। कुछ नाइट सफारी पेंच में या ताड़ोबाग के बफर में शुरू की है। लेकिन सबसे बात बताओ, नाइट सफारी का वैसे भी कोई ज़्यादा तुक नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि रात को जाने से बहुत ज्यादा एनिमल्स दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उनको रेस्ट का टाइम तो मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहते हैं। देखिए, उनका भी एक टाइम होता है, शाम से लेकर सब, उनको तो छोड़ देना चाहिए। तो पर से मैं वैसे उसके फेवर में हूँ नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बफर एरियाज में लोगों को काम मिलना चाहिए, टूरिस्ट को, जीप ड्राइवर को, इसलिए कुछ कुछ जगह पे वो सफारी शुरू है। लेकिन अगर बंद कर दी जाएगी तो उससे जैसे बढ़िया बात नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, इतनी जानकारी के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे भी बात करके। अरे नहीं, मैं चाहूँगा एक बार और आपसे कभी मुलाकात हो, आते रहें आप हमारे शो में। तो आज लिमय साहब हमारे साथ थे। मुझे यकीन है आपको ये जानकारी अवनी के बारे में, स्पेशली जो कन्फ्यूज़न था, वो दूर हो गया होगा। और ख़त मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अगले एपिसोड में जमशेद भाई आएंगे, वो आपका ख़त पढ़ देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।